नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल जो पुस्तक है उसका पहला पाठ पढ़ेंगे, संसाधन। तो आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। हम इस वीडियो में लाइन टू लाइन बात करेंगे, एक एक लाइन को बताएंगे, तो इस वीडियो को बस पूरा देखें। बात आती है संसाधन किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर को पहले कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। ये दो बच्चे हैं, एक मोना एक राजू, ये अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे घर की सफाई में। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल और किताबें। देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, मोना ने क्या कहा? देखो, ये सामान है, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सब क्या है? उपयोगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपयोगी हैं, इसलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अभी पढ़ा है हमने। ये सब वस्तुएं क्या है? उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या है? संसाधन। तो अम्मा से राजू ने पूछा कि ये संसाधन क्या है? तो अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो अम्मा ने क्या बताया? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो संसाधन की परिभाषा किस प्रकार है? प्रकृति में उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जो हमारी यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है या की जाती है, वो क्या कहलाती है? संसाधन। फिर से सुनिए, प्रकृति में उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है या की जा सकती है, संसाधन कहलाती है। जैसे देखिए, ये कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इन सभी को हम अपने काम में लाते हैं। ये सभी क्या हैं? उपयोगी हैं, इसलिए ये क्या है? सब संसाधन। तो संसाधन को आप इस प्रकार समझिए, वह प्रत्येक वस्तु जो हम काम में लाते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो संसाधन है। और ऐसी वस्तुएं भी संसाधन है जिनका उपयोग अभी हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य में आगे करेंगे। कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अभी हम उपयोग नहीं कर सकते, हमें अभी उनके बारे में ज्ञान नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करें, लेकिन वो संसाधन, क्योंकि आगे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको संसाधन समझ आ गया होगा कि प्रकृति में उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने में करते हैं, संसाधन कहलाती है। अब आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। जैसे आप प्यास लगने पर क्या पीते हैं? पानी। तो पानी क्या है? संसाधन है। घर में विद्युत का उपयोग करते हैं यानी बिजली का, बिजली भी क्या है? संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिक्शा या बस का या साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी है, वो सब क्या है? संसाधन। पाठ्य पुस्तक जिसको हम पढ़ते हैं, नोटबुक, कॉपी, वो सब क्या है? संसाधन। तो जिन भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो सब क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे सब क्या है? संसाधन। सब्जियों का उपयोग कहाँ हुआ? खाना बनाने में, तो सब्जियां क्या हैं? संसाधन है। तो वे सभी वस्तुएं जो उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनका उपयोग होता है, वो सब क्या हैं? संसाधन। अब जैसे देखिए आगे, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है?
अभी हमने पढ़ा है, जैसे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, इन सब में एक जैसा क्या है? इन सब में एक जैसे यही है कि हम इनका उपयोग करते हैं। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, यही क्या है? इनमें एक जैसा है, कॉमन है, इसलिए ये उपयोगी हैं। क्योंकि हम इनका उपयोग करते हैं इसलिए ये उपयोगी हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो किसी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है? उसकी उपयोगिता, कि वो उपयोगी है या नहीं, वो काम में आती है या नहीं आती है। अगर काम में आती है, उपयोग में आती है, महत्वपूर्ण है, तो वो संसाधन है। अब आगे देखिए, राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू का प्रश्न है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। बस उसको उपयोग योग्य बना दो, काम में लेने लायक बना दो, वो संसाधन बन जाएगी, चाहे कोई कितनी बेकार चीज़ पड़ी हो। अगर उसको उपयोगी बना दें तो वो क्या है? संसाधन। जैसे कोई बंजर ज़मीन है, अगर उसको उपयोगी बना दें, उसको कृषि योग्य बना दें, तो वो भी क्या बन जाएगी? संसाधन। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। तो अम्मा ने क्या बताया? वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर कोई वस्तु है, उसका कोई मूल्य होगा, उसका कोई उपयोग होगा, तो वो क्या है? संसाधन है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। और मूल्य कौन प्रदान करते हैं? इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता। वो वस्तु कितनी उपयोगी है, उसका कितना मूल्य है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। किसी वस्तु की उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती है और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं वो सब क्या है? संसाधन है। अब आगे देखिए, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मतलब पैसे से, धन से, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु यानी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनका क्या है? आर्थिक मूल्य। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे आप कहीं घूमने गए अच्छी जगह, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, आपने बस उसको देखा है, लेकिन फिर भी वो संसाधन है। लेकिन जैसे सोना, चांदी है, इनका आर्थिक मूल्य है, तो ये भी संसाधन है। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। परंतु ये दोनों संसाधन हैं, एक भूदृश्य भी और धातु भी, और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो संसाधन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा ही करते हैं। आगे देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ये बात बड़ी अच्छी है। कुछ संसाधन जिनका अभी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, वो समय के साथ मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कोई बंजर ज़मीन है, वो अभी उतनी ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, लेकिन अगर उसी ज़मीन को उपजाऊ बना दिया जाए, उसमें अच्छी फसल होने लगे, तो क्या है? बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगी। उदाहरण देखिए, आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जो आपकी दादी आपको सलाह देती है, अच्छी अच्छी बात बताती हैं, जो घरेलू नुस्खे बताती हैं कि ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं, उनका कोई आज वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, उनको कोई पैसे नहीं देता। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इस बात को समझिए। जैसे दादी कोई नुस्खे बताती है, ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई भी सलाह देती है, तो उनका कोई मूल्य नहीं होता है, वो फ्री में बता देती है और ना ही उनको कोई पैसे देता है। लेकिन अगर वे उन्हीं नुस्खों को अपने नाम पेटेंट करा लें और मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाएं, तब उनका आर्थिक मूल्य होगा। ये पेटेंट क्या है, इसको देखिए। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। अगर आपने किसी भी चीज़ को
अपने नाम पेटेंट करा लिया तो उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है और किसी का नहीं हो सकता। तो यही कहा है, दादी अगर अपने नुस्खों को पेटेंट करा ले और मेडिकल फर्म द्वारा बेचे तब उनका आर्थिक मूल्य होगा, लेकिन वो अगर घर में ही वैसे ही सलाह दे दूसरों को, पड़ोसियों को, तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा बस संसाधन क्या है, कि वे वस्तुएं जो मूल्यवान हैं, उपयोगी हैं, वो सब क्या हैं, संसाधन हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रकारों के बारे में। अब आगे देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थों को संसाधन में कौन कौन परिवर्तित कर सकते हैं? एक समय और एक प्रौद्योगिकी। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों क्या हैं? महत्वपूर्ण कारक हैं किसी पदार्थ को या वस्तु को संसाधन बनाने में। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो इसमें केवल एक ही बात बताई गई है कि समय और प्रौद्योगिकी ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाने में मदद करते हैं। समय और प्रौद्योगिकी किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकती हैं और लोग यानी मानव स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव स्वयं क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये भी क्या है? वस्तुओं को उपयोगी बनाता है। तो मानव भी क्या है? उपयोगी है, और जो उपयोगी है, मूल्यवान है, वही क्या है? संसाधन। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करता है। जैसे जैसे लोगों का विचार, ज्ञान बढ़ेगा वैसे ही आविष्कार और खोज करेगा, और जितनी खोज और आविष्कार होंगे उतनी ही अधिक संसाधनों की रचना होगी। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। विज्ञान में जैसे कोई खोज हो जाए तो एक खोज से अनेक खोज होती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, खोज तो किसी और को रही तो खोज किसी और की होगी। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं को प्रचलन हुआ। पहले क्या था? मानव शुरुआती दौर में, प्रारंभिक काल में कच्चा खाना खाता था जब तक आग की खोज नहीं हुई। लेकिन जैसे मानव ने आग की खोज की तो उसने खाने को पकाना शुरू किया, तो उसने पका हुआ मांस खाना प्रारंभ किया। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। मानव पहले पैदल यात्रा करता था जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ उसने साधन बनाए, और इससे क्या हुआ? परिवहन की विधियों का विकास हुआ। पहले लकड़ियों के पहिए बनाए जाते थे, अब आप जानते ही हैं। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जल विद्युत ऐसी विद्युत जो जल द्वारा बनाई जाए, इसकी जब प्रौद्योगिकी आई तब इसने जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, क्योंकि उससे क्या बनाई जाने लगी? बिजली। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने बहते जल को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन बना दिया, क्योंकि उससे क्या बनाई जाने लगी? विद्युत, बिजली। तो मानव भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन। अगर आपसे पूछा जाए मानव कौन सा संसाधन है, तो मानव संसाधन है। क्योंकि जैसे जैसे मानव का ज्ञान, कौशल और विचार बढ़ेंगे उतनी वो खोज और आविष्कार करेगा। जितनी खोज और आविष्कार करेगा उतनी ही वस्तुओं को संसाधन बना पाएगा। इसलिए इसको देखिए, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन।
ये मोना है, ये अपनी अम्मा से कह रही है कि मैं भी एक संसाधन हूँ। तब अम्मा कह रही है हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। आगे देखने से पहले इस शब्दावली को देखिए। प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ये टेक्नोलॉजी की शब्दावली। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ती है वैसे वैसे ही नई चीज़ों की खोज होती रहती है। प्रौद्योगिकी बढ़ने के साथ और समय के साथ मानव अनुपयोगी वस्तुओं को भी उपयोगी बना रहा है। जैसे वो क्या बन रही है? संसाधन। अब आगे पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। आगे देखिए संसाधनों के प्रकार। अब संसाधनों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। कितने संसाधनों में? 3। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। नाम से पता चल रहा प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हों, वो कौन संसाधन है? प्राकृतिक। मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाएं। और मानव संसाधन, इसके बारे में अभी हमने बहुत चर्चा की है कि मानव स्वयं एक संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को देखिए। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? सीधे प्रकृति से, और उनमें ज़्यादा बदलाव की या परिवर्तन करने की या संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती और सीधे उपयोग में ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश। जैसे देखिए, वायु जिसको हम सांस में लेते हैं, वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा यानी मिट्टी और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वायु, जल, मृदा या मिट्टी और खनिज। सूर्य का प्रकाश भी क्या है? संसाधन। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। निःशुल्क उपहार मतलब जो फ्री में मिलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है और पानी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम सीधे उपयोग में ले सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, मिट्टी। लेकिन कुछ में हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि प्राप्त होती हैं। लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी है। तो वो भी प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी और औजारों की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण आदि। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अभी हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा है, जो संसाधन का पहला प्रकार है। अब प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनके भंडार असीमित हैं और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन मानव द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
जैसे आपको पता है सूर्य का प्रकाश है, हवा है, मिट्टी है और जल है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप इनको कितना ही उपयोग करें, सूर्य के प्रकाश को कितना ही उपयोग करें, हवा को कितना ही उपयोग करें, ये ख़त्म हो सकती हैं? नहीं। जो ख़त्म नहीं हो सकती वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय जो ख़त्म हो सकती हैं, जिनको ज़्यादा उपयोग कर लिया तो ख़त्म हो सकती हैं और जिन्हें बनने में सैकड़ों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, इनको ज़्यादा उपयोग कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे तो ये कौन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन, पहला देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, एक बार उपयोग में ले लिया तो। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से। उसको आप कितना ही उपयोग करें वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और पवन ऊर्जा, वायु, वायु आप कितना ही उपयोग में लीजिए वो ख़त्म हो सकती है? नहीं। तो ये कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। इनके भंडार क्या हैं? असीमित हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं को कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे वन है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा उपयोग कर लिया, वनों की कटाई कर दी, मानव ने ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिया तो लेकिन ये खतरे में पड़ सकते हैं। जल है, अगर मीठे पानी की बात करें, पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन मीठे पानी का ज़्यादा उपयोग कर लिया जाए तो उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। तो मीठे पानी की कमी आ सकती है क्योंकि वो सीमित मात्रा में मिलता है। अगर हम मीठे पानी का ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो प्रभावित हो सकता है। और मृदा, मृदा ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन आप इसको प्रभावित कर सकते हैं, इसके उपजाऊपन में कमी हो सकती है। अगर मृदा का ज़्यादा उपयोग कर लें तो इसको आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इनके भंडार क्या हैं? असीमित हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है क्योंकि जल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसके भंडार क्या हैं? असीमित हैं। पृथ्वी पर महासागर हैं, 70% पानी पानी है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल असीमित संसाधन है और नवीकरणीय भी है, जिसके भंडार असीमित हैं, लेकिन जल की कमी, जिसको हम पीते हैं उसको कहते हैं मीठा पानी। जो जल हम उपयोग में लेते हैं, जिसको हम काम में लाते हैं, उसको कहते हैं मीठा पानी। ज़्यादा उपयोग कर लिया तो उसकी कमी हो सकती है, उसको प्रभावित कर सकते हैं। और प्राकृतिक जल स्रोतों का, जैसे नदियाँ, तालाब, झरने, इनका सूखना, ज़्यादा उपयोग कर लिया तो ये सूख सकते हैं या ये प्रभावित हो सकते हैं। ये तो बात रही नवीकरणीय संसाधनों की कि ऐसे संसाधन जिनके भंडार असीमित हैं, जिनको ज़्यादा उपयोग कर लें तो भी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन प्रभावित हो सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसको देखिए, वे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं। इनके भंडार कैसे हैं? सीमित। वे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, जो फिक्स हैं, इतनी मात्रा है, बस इतनी उपयोग करनी है, और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनका पुनः बनने में, उनको दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अगर एक बार इनके भंडार ख़त्म हो गए, अगर एक बार ये संसाधन ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में इन्हें हजारों सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। तो ये कौन से संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधनों को दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मानव की अवधि को 100 वर्ष में माना जाता है, लेकिन
100 वर्ष भी है नहीं, तो हज़ारों वर्ष तक मानव जीवित नहीं रहता, तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जो कि मानव की अवधि से बहुत ज़्यादा है। अभी हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा है। अब हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन पढ़ लिया, अब उसके उदाहरण। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। अगर इनके भंडार एक बार ख़त्म हो जाएं तो इनको बनने में दोबारा 1000 वर्ष लग सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अब अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके भंडार सीमित हैं और इनको बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इनका वितरण किस पर निर्भर करता है? भूभाग, जलवायु और ऊंचाई। संसाधनों का वितरण किसी क्षेत्र की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे कोई गांव है, उसमें संसाधन कम मात्रा में मिलते हैं, उसमें ना दुकान होती है, ना बाजार होता है, ना ही और चीज़ें होती हैं। लेकिन शहर में सब उपलब्ध होता है। ना ही गांव में दिन भर बिजली आती है, और कई गांवों में तो आती ही नहीं है, कभी कभार आती है, और शहरों में दिन भर बिजली आती है। तो संसाधनों का वितरण असमान रूप से होता है, और इसको प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन से हैं? जलवायु, ऊंचाई और भूभाग। जैसे कोई क्षेत्र ऊंचे भाग पर है तो उसको संसाधन पहुंचाने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर कोई प्रदेश मैदानी में है, मैदानों में, तो वहाँ सरलता से पहुँचा जा सकते हैं। तो संसाधनों के वितरण की बात है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। सभी क्षेत्रों में, सभी जगहों संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है। जैसे आपने देखा है, गाँवों में ना तो दुकान होती है, ना बाजार, और ना ही ज़रूरतों की और चीज़ें होती हैं, लेकिन शहरों में सब उपलब्ध होता है। अब हम संसाधन के दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, मानव निर्मित संसाधन। यह संसाधन का दूसरा प्रकार है। पहला आपने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब है मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाएं। इसको देखिए, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे आपने कभी सड़क बनती देखी होगी। सड़क बनाने के लिए जितने सामान है वो सब कहाँ से उपलब्ध है? प्रकृति से। लेकिन सड़क किसने बनाई? मानव ने। तो सड़क कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहा किससे प्राप्त होता है? लोहा अयस्क से। जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये क्या है? लोहा अयस्क हैं। लोहा अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक उसको मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन कैसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाए वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पुल, सड़क, मशीन और वाहन, ये सब किसने बनाए? मानव ने। तो कौन से संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। हवाई जहाज, रेल, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी भी किसने बनाई है? मानव ने। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन बनते तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही हैं, लेकिन उनको मानव बदलता है, लेकिन मानव उनको बनाता है, प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल देता है। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
ये शब्दावली को देखिए। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्राएं। जैसे पेट्रोलियम के भंडार हैं, तो पेट्रोलियम के भंडार में पेट्रोलियम की मात्रा है कि इसमें इतने पेट्रोलियम, इतना डीजल, इतना पेट्रोल, इतने मिट्टी का तेल है, आप इतनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा है मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अभी तक हमने मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब तीसरा पढ़ेंगे मानव संसाधन। ये तीसरा है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो देखिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मनुष्य और वस्तुओं को उपयोगी कब बना पाएगा, उनको और अधिक मूल्यवान कब बना पाएगा, जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो कि ऐसा कैसे किया जाए। तभी तो उनको और ज़्यादा उपयोगी बना पाएगा, तभी और ज़्यादा संसाधन बना पाएगा। तो लोग, उसमें क्या है, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो लोग यानी मानव, मानव भी क्या है, संसाधन है। तो कौन सा संसाधन है, मानव संसाधन। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। तो लोग क्या है, एक मानव संसाधन है, क्योंकि लोगों में ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी होगी तभी वो वस्तुओं को और उपयोगी बना पाएगा, तभी और संसाधनों की खोज कर पाएगा। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन। कौन सा संसाधन, मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा से लोगों को क्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, उनके कौशल का विकास होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा से लोगों को कौशल प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी मदद से वो और उपयोगी वस्तुओं की खोज कर सकता है, इससे वो वस्तुओं को और उपयोगी बना सकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव के कौशल, ज्ञान, बुद्धि में ही विकास करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव वस्तुओं को और अधिक उपयोगी कब बना पाएगा, जब उसके पास ऐसा करने का कौशल हो, ज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो। और ऐसा कब कर पाएगा, जब उसको ऐसी शिक्षा दी जाए। तो मानव को समर्थ बनाना, तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो लोगों के विकास, कौशल और ज्ञान में वृद्धि करना ही क्या है, मानव संसाधन विकास है, जिससे वो और अधिक संसाधनों का निर्माण कर सके और वस्तुओं को अधिक उपयोगी बना सके। तो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक संसाधन, दूसरा संसाधन के प्रकार, जिसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। एक पॉइंट मानव संसाधन विकास। अब हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। ये तो आपको पता है, कुछ संसाधन ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अगर उनको उपयोग कर लें और उनके भंडार खत्म हो जाएं तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर उनको दोबारा बनने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हमें संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो सकें। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो कुछ छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा जिसमें सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, ना ही छाया है, ना ही खाने पीने के लिए कुछ है। लोग परेशान हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे हैं, वो भी निराश होकर। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या
यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा सच में हो सकता है। वास्तव में बात भी सही है। जो जल है वो सूख भी सकता है, जो मीठा पानी वो ख़त्म भी हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है अगर मानव उसका अति दोहन करे। सारे पेड़ कट गए, यानी वृक्षों को अगर मानव काटता रहे लगातार, नए वृक्ष नहीं लगाए तो वृक्ष भी संकट में पड़ सकते हैं। तो सारे पेड़ कट सकते हैं, यानी भूमि वृक्षहीन हो सकती है। और वृक्ष नहीं होंगे तो छाया भी नहीं रहेगी, और वृक्ष नहीं होंगे तो जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि मानव अपना भोजन जीव जंतु और पौधों दोनों से प्राप्त करता है। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ऐसा हो सकता है जब मानव इनका अतिदोहन करने लग जाए। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से मिल सकते हैं। यदि हम संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, उनका लगातार दोहन करते रहते हैं, ज़्यादा उपयोग करते रहते हैं, तो वे दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन तो दुर्लभ हो सकते हैं, जैसे मीठा पानी कहीं कहीं देखने को मिलेगा जो कि नवीकरणीय संसाधन है, और अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग तो एक बार कर लिया तो ख़त्म हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं ज़्यादा उपयोग कर लिया तो। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए। हमें संसाधनों को सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। जैसे जल है उसको व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए, उसका उचित उपयोग करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी उपयोग करना चाहिए। जैसे बिजली है, जब ज़रूरत नहीं हो तब उसको बंद कर दें, चाहे पंखा हो चाहे कुछ और। वृक्ष हैं, अगर एक काटें, पहली बात तो वृक्षों को काटें नहीं, अगर कोई काटना पड़े तो एक की जगह 4 लगाओ, 8 लगाओ, 10 लगाओ। इस प्रकार हम संसाधनों को बनाए रख सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ये काम आपको करना है। आपको अपने दोस्तों से विचार विमर्श करना है संसाधनों के संरक्षण के बारे में, कि हम संसाधनों को किस प्रकार बचा सकते हैं। अब आगे देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो आपको ये लिखना है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करना आपको सावधानीपूर्वक, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना है, और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। यही क्या है? संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो 2 परिभाषाएं यहाँ से बनती हैं, एक संसाधन संरक्षण की, एक सतत पोषणीय विकास की। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चूँकि संसाधन उपयोगी हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन हमें उन्हें अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में उन्हें व्यर्थ होने देने से बचाना चाहिए। हमें उपयोग तो करना चाहिए लेकिन उचित मात्रा में, सीमित मात्रा में, और उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। उनका संरक्षण भी करना जरूरी है। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसे क्या हम भी उपयोग कर रहे हैं और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ख़त्म ना हो जाएं और हम भी उपयोग करें। यही क्या है? सतत पोषणीय विकास है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं और सतत पोषणीय विकास क्या है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं।
संसाधनों का संरक्षण अनेक तरीकों से किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो आप संसाधनों के संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों का उपयोग कम करना चाहिए। और दूसरा, वस्तुओं के पुनर्चक्रण। अगर कोई वस्तु पुनर्चक्रित हो सकती है उसको दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। अगर कोई वस्तु पुनर्चक्रित हो सकती है अर्थात अगर हम किसी वस्तु का दोबारा उपयोग कर सकते हैं तो हमें उस वस्तु का दोबारा उपयोग करना चाहिए। और पुनः उपयोग द्वारा तो हम संसाधनों संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? एक, संसाधनों को उपभोग कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण द्वारा और पुनः उपयोग द्वारा। और पुनर्चक्रण जैसे लोहा है, प्लास्टिक है और अन्य धातुएं, कागज़ है, इनका पुनर्चक्रण हो सकता है। आपने एक बार इनका उपयोग कर लिया, फिर आप इनको एकत्रित करें, फिर आप इनको रद्दी में बेच दें, जिससे ये दोबारा क्या जाएंगी, दोबारा ये बनकर आ जाएंगी। जैसे कागज़ है, उसको एक बार उपयोग कर लिया तो वो रद्दी में चला जाएगा, उससे वो दोबारा नया कागज़ बनकर आएगा। जैसे धातु है लोहा, उसको एक बार उपयोग कर लिया तो उसको दोबारा पुनर्चक्रण हो सकता है उसका। इस प्रकार आप संसाधनों के उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी का जीवन इस धरती पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र कोई भी नहीं है। पेड़ पौधे भी जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। मनुष्य जीव जंतु और पेड़ पौधों दोनों पर निर्भर है। जीव जंतु मानव और पेड़ पौधों दोनों पर निर्भर हैं। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्वतंत्र कोई भी नहीं है। सभी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। तो मुस्तफा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, इस पर जीवन बनाए रखना। तो मुस्तफा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। और आप इस कार्य में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? संसाधनों का संरक्षण करके। और आप संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? उनका उपभोग कम करके, वस्तुओं का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके। जैसे पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए इन्होंने थैले बनाए। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 टन कागज़ बनाने के लिए 1 टन कागज़ बनाने के लिए लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है। कितने? 17 वृक्षों को। अब सोचो, 1 टन कागज़ बनाने के लिए जब 17 वृक्षों को काटा जाता है तब तो कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि राजस्थान में लाखों करोड़ों बच्चे हैं पढ़ने वाले। अब उनके लिए किताब चाहिए, नोटबुक चाहिए, उनके जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी चाहिए। इसके अलावा समाचार पत्र, दफ्तरों, कार्यालयों में भी किताबें, नोटबुक होती हैं। और पूरे भारत की बात करें तो कितनी ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत है। और पूरी धरती की बात करें तो सोचो कितने वृक्षों को काटा जाता है कागज़ बनाने के लिए। इसलिए हमें कागज़ को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। ये तो बात हुई संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास की। और आप संसाधनों के संरक्षण में किसी प्रकार योगदान दे सकते हैं। एक, बिजली बचाओ, वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ और कागज़ बचाओ। ये चारों महत्वपूर्ण संसाधन हैं, इनको आपको अवश्य बचाना चाहिए। आगे देखिए,
मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, विद्युत व्यर्थ ना हो, कागज़ व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत यानी बिजली जल और कोयले से बनाई जाती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। जल बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। बिजली मूल्यवान है। कागज़ मूल्यवान है। वृक्ष मूल्यवान है। ये सब बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। आशा ने कहा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, इसलिए मैं अपने घर में जल बेकार नहीं होने दूंगी। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। और ये बात 100% सही है। अगर सब मिलकर काम करें और संसाधनों का संरक्षण करना चाहें तो बहुत अंतर ला सकते हैं। जिस तीव्र गति से संसाधनों का विनाश होता जा रहा है, संसाधन तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, उसमें अंतर ला सकते हैं। उनके उपभोग को कम करके, उनका पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रण द्वारा। यह कार्य मोहन, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? यह काम आपको भी करना चाहिए। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने चाह रहे हैं? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो आप संसाधन संरक्षण में कई प्रकार से मदद कर सकते हैं, जैसे संसाधनों के उपभोग को कम करके, उनका पुनः चक्रण करके और पुनः उपयोग द्वारा। इसके अलावा आप बिजली का उपयोग कम कर सकते हैं, जल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, वृक्षों को बचा सकते हैं और कागज़ को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार आप संसाधनों संरक्षण में बहुत योगदान दे सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। पारितंत्र क्या है? एक है पर्यावरण। सजीवों के चारों ओर का परिवेश जिसमें सजीव रहते हैं वो तो पर्यावरण कहलाता है। और पारितंत्र किसी भी क्षेत्र के जैविक व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटक में जीवित आते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, ये सब क्या हैं? जीवित हैं। और अजैव घटक में निर्जीव, जैसे चट्टान, जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ये सब क्या हैं? निर्जीव हैं। तो जैव और अजैव, तो जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो बात ये, तो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। जितने भी लोग पृथ्वी पर रहते हैं उनका भविष्य और जीव जंतुओं का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा से जुड़ा है और इनके संरक्षण से। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। अब आपका कर्तव्य यह बनता है, अब आपका परम कर्तव्य यह बनता है कि ये 3 पॉइंट, इनको देखिए। पहला, सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हों। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हों। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। पहला पॉइंट, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करें जितना हमें ज़रूरत हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध कराएं। यह तो हुई सतत पोषणीय की बात। दूसरी है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को खतरा नहीं हो, किसी भी एक प्रजाति के जीवों को नष्ट ना किया जाए, सभी जीवों के जीवन को बनाए रखा जाए, उनके अस्तित्व को बचाए रखा जाए, उनके अस्तित्व को बनाए रखा जाए, सभी का जीवन हो। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए और जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको कम से कम हानि पहुंचानी है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनको नष्ट होने से बचाना है। इस प्रकार आपका ये कर्तव्य है, आप इसमें योगदान दे सकते हैं। इसको देखिए, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत का आपको पालन करना चाहिए। जैसे देखिए, पहला सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जितने भी जीव हैं उन सभी की देखभाल और उनका आदर। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। जितना ज़्यादा मानव की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, उसके कौशल को बढ़ाया जाएगा, उसके ज्ञान को बढ़ाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो संसाधनों को उपयोगी बना पाएगा और अधिक संसाधन बना पाएगा और नए संसाधनों का निर्माण कर सकेगा। तीसरा,
पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है उस पर, जिसके कारण जीवन बने हुआ है, और विविधता, जीवों की जो विविधता है उसका संरक्षण करना, और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग सीमित मात्रा में करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। अगर आपका व्यवहार पर्यावरण के लिए हानिकारक है, नुकसानदायी है, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। और अगला पॉइंट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। जैसे कुछ समुदाय आपने पढ़ा होगा, वो वृक्षों को बचाने के लिए मर गए। जैसे आपने खिजड़ली गांव की कहानी सुनी है, अमृताबाई का नाम सुना है। वो क्या थे, वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने पर्यावरण को बचाना अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझा। आपने विष्णु समुदाय का नाम सुना है? नहीं सुना तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये कुछ समुदाय हैं जो पर्यावरण को अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं, वृक्षों को और जीव जंतुओं को। जब इस प्रकार की भावना आएगी कि भी ये पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और हमें इन्हें बचाना है किसी भी कीमत पर, तब ये काम हो सकता है। तो ये तो बात हुई सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों की। तो अभी तक हमने पढ़ा है संसाधन किसे कहते हैं। पहला पॉइंट संसाधन। दूसरा इसके प्रकार। दूसरा इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला पॉइंट हमने पढ़ा संसाधन संरक्षण और एक सतत पोषणीय विकास। तो ये कुछ पॉइंट थे इस चैप्टर में जिनको हमने कम्प्लीटली बता दिया है। आशा है कि आपको पूरा पाठ समझ आ गया होगा। अगर अब भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब हम इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले का पहला, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। इसको हमने खूब अच्छे से बताया है कि पृथ्वी पर संसाधनों के वितरण में भौतिक कारक और मानवीय कारक दोनों प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हमने पाठ में खूब बताया है कि संसाधनों के वितरण को ऊंचाई, जलवायु, परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। जैसे गांव में और शहर में संसाधनों की उपलब्धता असमान है। सभी क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता असमान रूप से होती है। दूसरा, संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को हमने पाठ में खूब गहराई से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता दूं। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, उन्हें बचाए रखना। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है, जितना उसका कौशल ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, उसकी प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, उतना ही वह इस वस्तुओं को और अधिक उपयोगी बना पाएगा, उतना ही वह अधिक नए संसाधनों का निर्माण कर पाएगा। सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधनों का सतततापूर्वक उपयोग करना और उन्हें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाए रखना, उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहिए। सतत पोषणीय विकास करके आप संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। उपयोगिता करती है, मूल्य करता है, कौन नहीं करता, मात्रा। तो इसमें से ग, तो इसका उत्तर है ग। मात्रा किसी संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। इसमें से बताना कौन सा संसाधन मानव ने बनाया है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन प्रकृति हिस्सा है, उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक संसाधन है। उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक संसाधन है
झरने का जल प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कैंसर उपचार की औषधियाँ ये मानव ने बनाए। पहला कै, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब आगे देखिए, गे देखिए, तीसरा देखिए। अब तीसरा देखिए, दूसरे का कथन पूरा करना है। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले मनुष्यों द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो आपको बताना है अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, तो इसका उत्तर है सीमित भंडार वाले। पहला, क्योंकि इनके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। इनको ज़्यादा उपयोग कर लिया तो ये खत्म हो सकते हैं। इनके भंडार एक बार खत्म हो जाएं तो इनको बनने में 1000 वर्ष लग सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, ये क्रियाकलाप वाला है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीम को आप जानते होंगे, ये रहीम अब्दुल रहीम खान खान है इसका पूरा नाम। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक है रहीम। इसने लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीम ने पानी की महत्ता को बड़ा ही बल दिया है। उन्होंने कहा है रहीमन पानी राखिए, पानी को बचाए रखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगर पानी नहीं हो तो मोती, मानस यानी मानव, मनुष्य और चून ये तीनों बेकार हैं। क्योंकि चून आटा, आटे में क्या मिलाना पड़ता है? पानी। अगर पानी नहीं होगा तो उस आटे से क्या नहीं बना सकते? रोटी, उसको गूंथ नहीं सकते आप। मानस, बिना पानी के मानव भी मर जाएगा, बिना पानी के मानव भी जीवित नहीं रह सकता। और मोती भी बिना पानी के नहीं बनते। तो ये तो बात हुई आपके पहले पार्ट की, भूगोल के पहले पार्ट की, संसाधन की। तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में क्या कमी लगी, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए, वो कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है, अपनी राय ज़रूर बताएं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इस सब्जेक्ट में आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, आपको किस सब्जेक्ट में और कौन सी प्रॉब्लम है।